अपने मुद्दों पे लड़ना चाहिए, जय श्री राम के नाम से नहीं लड़ना चाहिए। तो गांधी जी ने यही डर लोगों के मन से निकाला था, मरने का और जेल जाने का। अरे आर्य समाजी जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, वो भी तो कुछ कुछ कह देते हैं। किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था और लाखों लोग उद्योगों की सीमा पे खड़े हैं। आपने कभी वहाँ नहीं सुना होगा कोई खाई तक किसी प्रकार की जो मुश्किल ही जो जंग जीतती है, आसान काम होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जैसे देखा कि जनता जो है वो गरीब है, जो बिहार गए वहाँ देखा लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उन्हें बड़ी गिल्टी हुई और उन्होंने अपने विकास कम कर स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम मौजूद हैं यहाँ गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, जहाँ पे हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, बीना हांडा जी और एक विजय कुमार हांडा जी, जो दोनों गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वही गांधी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सत्याग्रह से लेकर करो मरो तक का नारा दे दिया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महानायक के रूप में उभर के आए। उनके विचार इतने अटल और साहसिक थे कि उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने विचारों से सभी लोगों को प्रभावित किया। सत्य और अहिंसा का नाम हम बराबर सुनते आए, जो दोनों इनके ब्रह्मास्त्र थे, यानी एक ऐसा हथियार जिसे पूरे विश्व को जीता जा सकता है। लेकिन खैर, उनके विचारों पर हम आज बात नहीं करेंगे। आज उन्हीं के विचारों के मानने वाले व्यक्ति से हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि इनकी उम्र दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि इनके व्यक्तित्व और इनके उम्र से लग रहा होगा कि हमसे ज़्यादा मैच्योरिटी, हमसे ज़्यादा वैचारिक पकड़ इनकी मजबूत है। तो इन्हीं से हम जानेंगे। पहले आप बताइए गांधी के बारे में, आज गांधी कैसे देखे जा रहे हैं आज की 21वीं सदी में? देखिए, जो इस समय चल रहा है, अब लोगों को थोड़ा गांधी को विश्वास उठा जा रहा है। अन्यथा आज से 2-4 साल पहले नहीं थे तो लोग गांधी को भूलते जा रहे थे, और आज भी सरकार जितना गांधी को दबाना चाहती है, उसके बारे में नहीं बताना चाहती, उतना ही लोगों के मन में उनके बारे में पूछ के उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और विदेशों में तो बहुत वहाँ तो इसकी कोई कमी नहीं है, वहाँ तो लोगों को इसको तो बहुत ट्रस्ट है, गांधी जी को तो बहुत क्या कहते हैं विश्वास है। वहाँ के लोगों में कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से बड़े बड़े पैसे मंगवा के अपने घरों में सिर्फ इसीलिए रखा हुआ जैसे प्रेरणा में मिलती है। लेकिन गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अगर अहिंसा की बात करते थे कि हिंसा नहीं करना है, कहते थे कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ परिवेश, हमारा समाज ऐसा बदला कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम उसको पलट के एक नहीं बल्कि कई तमाचे लगा देते हैं। तो क्या लगता है आपको गांधी के विचार भी जिंदा हैं? देखिए, किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और लाखों लोग उद्योगों की सीमा पे खड़े हैं। आपने कभी वहाँ नहीं सुना होगा कोई खाई तक किसी प्रकार की। हालांकि पुलिस ने उन्हें बड़ा टाइम दी थी, आज से कुछ किया। सरकार ने भी उन्हें बहुत डराने की, धमकाने की, भगाने की, हर तरह से चेष्टा की। क्यों? सिर्फ एक ही नारा, हमें गांधी जी के, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन गांधी जी के मार्ग पर चलना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। जो मुश्किल ही जो जंग जीतती है, आसान काम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो काम मुश्किल है उसको तकलीफ़ें झेल के करने में जो आनंद आता है वो ऐसा है। आप जाइए इस चोटी पे चढ़िए, आप जाएँ 10 बार गिरे हैं, फिर आज से चढ़ते चढ़ते जाएँ तो आपको पता लगता है चोटी पे चढ़ने का मजा। यही बात है, जब गांधी जी के विचारों पे आप आगे बढ़ेंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन जो आनंद आएगा उसको हम भी महसूस करते हैं, बाद में पता पड़ेगा। गांधी के सपनों का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है? देखिए, वो तो सबको ही पता है क्या था। गांधी जी चाहते थे गांव में लोग बसे, आज के लोग चाहते हैं कि गांव पे छोड़ के लोग शहरों में आए। होता है तो उसका नतीजा भी भुगतना। जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा था तो कितने लोग बेचारे अपने अपने घरों में गए,
अगर गाँव में गांधी जी का सपना होता तो सब वही होता, यहाँ मिलजुल के गांधी जी हमेशा आधुनिकीकरण का विरोध करते। विरोध करते थे। वो बोलते थे कि ग्राम उद्योग की बात करते थे, हमेशा हाथ की कटाई बुनाई से काम चला लें। लेकिन अब लग रहा है कि हम लोग इतना फास्ट हो चुके हैं आधुनिकता में कि मशीनीकरण ज़्यादा हो रहा है। इस पे क्या? तो देखिए मशीनीकरण तो होगा जब हम दुनिया के पीछे चलेंगे, जैसा वहाँ होगा वैसे यहाँ होगा। अब तो हो रहा है ना, अगर इसने ये करा हम उनसे पीछे क्यों? आगे भाई सरकार का क्या है, हमें विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु किस हिसाब से बनना चाहते हैं? अगर गांधी जी के हिसाब से बनना चाहते हैं तो विश्व गुरु का मतलब है क्या? कम से कम चीज़ों में अपना गुजारा करिए और दुनिया को दिखाइए कि हम कैसे शादी क्या चीज़, अहिंसा क्या चीज़ है, सत्य क्या चीज़ है, तभी दिखा सकते हैं ना। आज के टाइम पे आप बताइए कोई आदमी क्या जी मैं सत्य अहिंसा उसको चल रहा हूँ, जब हमारी सरकार ही नहीं चलेगी तो पब्लिक कैसे चलेगी? आता हूँ फिर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल ले लूँ कि आप 2 अक्टूबर को गांधी स्मारक स्थल पर आप चरखा कटाई का संचालन करती हैं, तो क्या लग रहा है कि ग्राम खादी उद्योग अभी जिंदा है या चीज़ों को हम नकार दिए हैं, कि क्या लग रहा है? आप पहले से आप में क्या अंतर दिखती है? अंतर बहुत हो गया है क्योंकि सरकारी नीतियाँ सब केंद्रित है। जब गांव में होता था कपास होती थी, अपने खेतों में कपास हुई, उन्होंने तोड़ी कपड़ा बनाया और गांव के जुलाई को दे दिया बुनने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब सारा मंडियों में आके कपास बड़े बड़े शहरों में अहमदाबाद वगैरह वहाँ मिलों में चला जाता है, वहाँ से हमें काटने के लिए खरीदना पड़ता है वहाँ से, तो फिर वो तो महंगा होगा ना, तो कटाई भी महंगी होगी। तो ये सरकार की जो पॉलिसी ऐसी हो गई है कि काटना मुश्किल है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि कुछ भी, हमारे गुरु कहते थे कि अगर आपको काटने आप काटो, नहीं काटने का कोई बुनने वाला नहीं होगा, चाहे नदी में बहा देना, लेकिन काटो। इस चरखे को जिंदा रखना है, क्योंकि चरखे ने हमें आज़ादी दिलाई थी। क्यों दिलाई थी, कैसे दिलाई थी कि चरखा जो है ना वो सारे ग्रामोद्योगों का सूर्य है। जैसे सूर्य से सारे ग्रामोद्योग चमकते हैं, ऐसे ही ये ग्रामोद्योग चरखे से चमकते हैं, क्योंकि चरखा जो है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कपास बोने वाले, फिर उसकी नलाई करने वाले, उसको फूल चुनने वाले, फिर धुनने वाले, उसके वो बीज अलग करने वाले, कोटाई धुनाई बुनाई, काटने वाले, फिर रंगने वाले, बुनने वाले। तो इतने लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं गांव में, अगर उनको काम मिल जाता है तो गांव में टिक जाते हैं। और जब गांव में टिकेंगे तो चरखे के लिए बढ़ई की भी ज़रूरत होगी, लोहार की भी ज़रूरत होगी, लोगों को हलवाई की भी ज़रूरत होगी, वहाँ सफाई कर्मचारी की भी ज़रूरत होगी, और तो जितने भी ये हैं धंधे ग्राम उद्योग पनपने लग जाते हैं। तो चरखा जो है, अगर हम सब शहर वाले लोग भी कम से कम खादी पहन लें और खादी खरीदें तो ये पैसा डिसेंट्रलाइज होगा हमारे गांव में। जब हम मिल का कपड़ा पहनते हैं तो मिल मालिकों के पास पैसा जाता है, जब हम खादी पहनते हैं तो पैसा जो हाथ से काम करने वाला है उसके पास जाता है। अगर इतना हम काम शहर में लेके, जैसे चरखा है वो एक उसमें कोठी में भी काटा जाता था, एक झोंपड़ी में भी काट सकते हैं। तो अगर सब लोग श्रमदान के तौर पे, पूजा के तौर पे आधा घंटा 1 घंटा श्रम करें, या वो ना भी करें तो कम से कम खरीदें, तो जो गांव में बैठे हुए लोग हैं उनको वहाँ जब काम मिल जाएगा गांव के, तो फिर उनको शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में लगभग हाथ से बुनाई का कारोबार बहुत चलता था, लेकिन लॉकडाउन, बनारस में भी चलते, गुजरात में भी कई जगह पे चलते थे, सब जगह लगभग। लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से मंदे पड़ गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, और सरकार लगभग ये बोलती है कि हाथ करघान जो बिजनेस है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वो अलग चीज़ है कि हम गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, इस पर क्या कहें? ऐसा वो इसलिए नहीं चलना पाता। अब मिल के कंपटीशन में आप चरखा चलवाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चल सकता ना। एक आदमी हाथ से काम कर रहा था, हम वैसे देखें कि एक आदमी जो 100 आदमी को हम रोज़गार की दृष्टि से देखें तो हाथ से काटने वाले में 100 लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ एक को मिलेगा। तो जहाँ मिल में एक आदमी को मिलेगा, चाहे उससे पगार उसको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन 99 तो बेकार हो गया ना। तो गांधी जी इस दृष्टि से मिलते थे, कम मिले लेकिन सबको मिले, और ये इसको रोज़गार का साधन बनाते भी नहीं थे। वो कहते थे बस स्वावलंबन के लिए आप काटो, जो आपके पास खाली समय होता है, जिस समय बरसात होती है उस समय आप चरखा काट के अपने घर के लिए चरखा बना लो। तो खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए अगर हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे तभी हम सच्चे आज़ाद हो सकते हैं। तो बातें हैं थोड़ा सा धर्म की तरफ। गांधी जी का धर्म
उनका भी एक राम राज्य का सपना था, वो भी राम को मानने वाले थे। लेकिन अब राम थोड़ा सा अलग एंगल ले लिए गए हैं, तो अब राम के वो राम में और इस राम में क्या अंतर आप देखते हैं? राम जो थे, आप उनके जीवन को देखिए, राम की महिमा किसमें, वनवासी राम को। राम जब राज तिलक होता है तो वो एकदम बन चले आते हैं, उसका ज़्यादा वर्णन नहीं। राज तिलक होते ही रामायण खत्म हो जाती है। तो जीवन कैसा उनका है, आदर्श जो उन्होंने जंगल में बिताया, सादा जीवन, जो वहाँ के गांव के और आदिवासी लोग हैं उनके साथ मिलकर सब कुछ करना। तो आम जनता को साथ लेकर उन्होंने रावण जैसे उसको ख़त्म किया था, शासक को ख़त्म किया था, जिसके लिए जो उनके जो कहते थे ना, जो उनके मंत्री वगैरह से उन्होंने पूछा जब लंका पे आ गई है तो क्या होगा, जितने सुरासुर तक नहीं नर वानर के देखे नहीं, तो रावण खुश हो गया। हमें अब विभीषण ने सही सलाह दी कि 14 भुवन एक पति होई, भूत दो पुष्टि नहीं सोई, उसको लात मार दी। तो फल नुकसान किसका हुआ, किसका हुआ? तो यही आज के सरकार कह रही है। वो राम वो गरीब निवास राम थे। अब यहाँ हम इतना चंदा इकट्ठे गरीब लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके इतने भव्य मंदिर बनाते हैं, तो वो राम हमारे कहाँ है? गरीब के राम कहाँ है वो? यहाँ गरीब के राम तो रामेश्वर का मंदिर है ना, जहाँ रावण को बुला के उन्होंने पूजा की थी जब पुल बनाया था। वो तो अभी भी साधारण अवस्था में, तो भी लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। राम के असली वो गांधी थे। उन्होंने जैसे देखा कि जनता जो है वो गरीब है, जो बिहार गए वहाँ देखा लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उन्हें बड़ी गिल्टी हुई और उन्होंने अपने लिबास कम कर दिया, अपने ऊपर कटौती करते गए, उनका एक भी बैंक बैलेंस नहीं था। आज राम के भक्त क्या हैं, राम को भी भव्य मंदिर में रहते हैं और खुद भी जो है भव्य रूप से रहते हैं, लाखों रुपये के कपड़े पहनते हैं, लाखों रुपये अपने रिहाइश है, सब कुछ है। तो ये राम की भक्ति थोड़ी है। राम की भक्ति तो ये है कि हम उनकी तरह रहें, अपनी ज़रूरतें कम करें और उसको हम दूसरे को मदद कर सकें। गोडसे को लेकर कहा जाता है कि वो असल राष्ट्रभक्त या राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने गांधी की हत्या कर दी थी। उन पे मुकदमे भी दायर हुए थे और काफ़ी दिन चला भी था, लेकिन आज उनको हम देशभक्त मानने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए तैयार हैं क्योंकि ये जो है ना बीजेपी सरकार, ये कोई पब्लिक का एजेंडा पूरा नहीं कर रही, ये सिर्फ आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रही है। वो भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र मतलब कट्टर हिंदू राष्ट्र। तो वो राष्ट्र जो वो भारत की संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है, जो सबको एक मानता है। रम्यते इति रामा, जो सब में रमण करता है, वो ये नहीं देखता हिंदू है मुसलमान है कौन है, जो सब में रमण करता है वो राम। ये नहीं मानते ये लोग। एक सिर्फ हिंदू, अब हिंदू धर्म में भी बताइए, ये कहते हैं मुसलमानों ने हमारे को, हमारे जो धर्म के वो है जिनको पूछते हैं राम के लिए, इनके लिए ऐसा कह दिया। अरे आर्य समाजी जो है ना मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, वो भी तो कुछ कह देते हैं। उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वो हिंदू है ना। आप बूचर खाने के लिए जो वहाँ जैन का बूचर खाना है बॉम्बे में सबसे बड़ा, उसको तो आप पूछो, उस पर कभी उंगली नहीं उठाते। एक ने किसी का हो गया झूठी, तो उसने गाय मार दी। तो ये कोई वो थोड़ी होता है, ये तो हम जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हिसाब कर रहे हैं। वो कोई राम, इनका हिंदू एक संप्रदाय है, और जो अपनी भारतीय संस्कृति है वो ये संप्रदायवाद है। ये राम की भक्ति नहीं होती। गांधी जी भी हमेशा हे राम या राम के नारे लगाया करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान अच्छे दोस्त थे उनके, और उनका जो प्रार्थना सभा होता था उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया है कि आप या तो जय श्री राम के नारे नहीं लगाते तो आपकी जान ले ली जाती है। दूसरा समुदाय भी है जो अपने अल्लाह को लेके, आप गॉड को ले, अपने प्रॉफिट को लेके तटस्थ है एकदम। तो इस पर क्या कहें? मैं तो ये कि मैंने एक लेख लिखा है, दिखाऊंगी आपको, सांप्रदायिक दलदल। उसमें ये लिखा है, कुछ लोग जो तो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए एक दूसरे का भय पैदा करते हैं। जो मुसलमानों में है वो हिंदुओं से भय दिखाएंगे, जो हिंदुओं में है वो मुसलमानों का भय दिखाएंगे। तो ये दिखा करके वो लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, ताकत बनाना चाहते हैं। आम लोग तो बुद्धू होते हैं, मरते हैं। तो लड़ाई होती है आपस में, मरता कौन है? नेता मरते हैं, आम लोग मरते हैं। उनको बेफिजूल में जो आपस पड़ोसी हैं वो एक दूसरे को शंका की निगाह से देख रहे हैं, डर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत सोच रहे हैं, और वो जो है वो कह रहे हैं कि ये राम राज्य नहीं, दरिद्र नहीं, दुखी न दीना, राम के राज्य में तो ना। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो गरीबों का लूट रहे हैं।
जीएसटी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी भी बहाने से लोगों के वो कहते हैं लोग हैंड टू माउथ रहे, उनकी इतनी हिम्मत ही ना पड़े कमाने के चाहे कि वो कोई एजुकेशन कर सके। ऐसा बना देना चाहते हैं शासन, राजतंत्र होता है ना, ये प्रजातंत्र नहीं रहने देना चाहते। फिर मैं वापस आऊँगा आपके पास। आप किसानों की बात आई थी, गांधी जी भी हमेशा किसानों को लेकर कहा करते थे कि भारत की आत्मा है, और किसान वाकई में भारत की आत्मा है, अन्नदाता है। और वो उन्होंने जब सत्याग्रह किया था या जब गांधी जी चंपारण गए थे तो नील की खेती के खिलाफ उन्होंने पहली शुरुआत अपनी इंडिया में यहीं से की थी। लेकिन आज किसान यहाँ पे लगभग 95 दिनों से बैठे हुए हैं और सरकार सुनने को तैयार है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए तो हो चुका है। आज कायदे में देखिए, हिंदुस्तान का कोई आदमी दिल से ये नहीं चाहता कि किसानों को इतनी तकलीफ दी जाए। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी फैसला हो, जो मांगे करने देंगे खत्म कर। लेकिन सरकार अपने लेके आई नहीं है, कब तक? ये नहीं सोचते अगर इसका प्रबंधन हो जाए तो सब एक दूसरे के रिश्तेदार भाई हैं। ये मामला आज साधारण जनता में है, कल मिलिट्री में भी आ सकता है, पुलिस में भी आ सकता है, तो क्या करेंगे? अगर बहुत दूर की सोचेंगे अब देखिए कि ये चीज़ें किसी समय भी उठ सकती है, उसमें क्या है? तो मैं तो यही सब सोचता हूँ कि अगर सरकार के साथ बैठ के थोड़ा ऊपर नीचे होकर इसे फैसला करने में ज़्यादा उसमें किसानों का भी भला है, सरकार को नहीं। तो अगर बीच में खिंचाव तनाव ऐसे ही रहा और तो क्या होगा? सब कुछ दिखाई दे। 1948 में जब भारत में दंगे होते हैं 47 के बाद, तो गांधी जी नोआखली चले जाते हैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में शांति पहले स्थापित गए थे वो। हाँ, उसे 1947 में। उसके बाद फिर दिल्ली भागते हैं कि देखते हैं दिल्ली जल रहा है, करोल बाग आ जाते हैं। लेकिन आज सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं या राजनीतिक पार्टियों में वही। शामिल हैं, क्या कहेंगे? उन्हीं का बैक है। ये सच्चाई की है, राजनीति के लोगों के अलावा कोई करवा ही नहीं सकता दंगे। अगर दंगे कायदे में हो तो आप ये देखिए, अगर हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होती है, कल वही लोग फिर बैठ के आपके उसमें बातें कर रहे। लड़ाई का मतलब लड़ाई होती है ना, फिर उसका एक दूसरे का मुँह नहीं देखते। लेकिन आप यहाँ देखिए, कभी भी दंगे होंगे उसके अगले दिन फिर सब बैठे अच्छे बातें करेंगे। इसकी क्या मतलब है? स्पष्ट दिखाई देता है कि उनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये कृत्रिम खड़ा करा गया है और लोगों की आंखों में धोखा देके जो अपना काम पूरा कर दिया। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे इसमें? मैं ये कह रही थी कि ये सब राजनीतिक लोग जो करवाते हैं, आम लोग तो फुर्सत नहीं है एक दूसरे के साथ लड़ने की। ये लोग उनके खिलाफ इकट्ठा करते हैं लोगों को। जैसे अभी आया था ये शाहीन बाग का जो था, कपिल मिश्रा ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे नाम ले रहे हैं कि उन्होंने मारा उन्होंने, लेकिन ये सबको पता है किसने किया। लेकिन क्योंकि सरकार उनके बैक में है, सरकार बैक में, इसलिए लोगों और खौफ ऐसा बैठा रखा है, लोगों को लगा भाई नौकरी छीन लेंगे, पहले नहीं है हमारे को जेल में डाल देंगे। तो ये डर के मारे कोई बोलता नहीं है। तो गांधी जी ने यही डर लोगों के मन से निकाला था, मरने का और जेल जाने का। अब अंत में आऊँगा आपके पारिवारिक जीवन पे। बच्चे हैं? जी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सार्वजनिक जीवन को अपना चुना था, और सार्वजनिक जीवन में अगर हम पूरे समर्पण रूप से काम करते हैं तो हम परिवार को पूरा समय नहीं दे सकते, और परिवार को समय नहीं दे सकेंगे तो बच्चों के प्रति अन्याय होता है। या तो हम परिवार को देख के एक अच्छा नागरिक तैयार कर लें, या फिर हम सामाजिक काम जो कर रहे हैं उसको ढंग से कर सकें। इसलिए हमने शादी से पहले ही तय कर दिया था कि हम अपनी संतान नहीं करें। आपको कमी नहीं खलती है बच्चों की औलाद? इतने सारे बच्चे हमारे तो बहुत बच्चे हैं। दो 1 2 3 4 होते हैं, हमारे तो सैकड़ों की तादाद में। देखिए आपके मित्र आत्मनिर्भर देखिए हमारे बच्चे आज आप मिल गए हैं, अब आगे से आप भी हमारे बच्चे। अंत में क्या कहेंगे गांधी के लेके? क्या क्या कहें? क्या संदेश देना चाहेंगे गांधी संदेश यही देना चाहेंगे कि गांधी जी की बात को अगर थोड़ा ध्यान से सब लोग सुने
अब थोड़ा सा रुपए में 10 पैसे भी अमल करना शुरू करें तो आज की जो समस्या है मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधी तो कम हो ही जाएगी। अच्छा हाँ, मुझे एक और सवाल याद आ गया। उत्तर प्रदेश के राम राज्य की स्थापना की बात की गई थी योगी राज्य में, लेकिन महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अगर बलात्कार की बात करें, रेप की बात करें, घटिया शब्द है फिर भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इसलिए कहूँ ये काम जो है राजनीतिक लोग जिनको संरक्षण प्राप्त हो ना, उनके पीछे राजनीतिक लोगों का हाथ होता है, वही ऐसी हिम्मत कर पाते हैं। तभी योगी सरकार और ये केंद्र सरकार बचाने पे लगी हुई थी हाथरस वाले कांड में, और फिर पर्दाफाश हो गया उनका, और फिर चुप है। अगर यही चीज़ दूसरी जगह दूसरे का साफ होता ना तो अखबार भरे हुए होते। सारी गोदी मीडिया जो है वो सब सरकारी वो एजेंसी है, वो जो वो चाहेंगे वही छपेगा उसके बारे में। तो और कितना प्रशांत उसका जो सुशांत सिंह है, बिना बात को उसका दे जा रहे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जो असली मुद्दे हैं नौकरी के और पढ़ाई शिक्षा के, उससे सब गायब है। उसमें उन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा के लड़ाई करवाना है। ये आपस में उलझे लें, लड़ते रहें और हम जो चाहते हैं वो करें। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो लोग गांधी विचार में आस्था रखते हैं उन्हें कम से कम अपनी पूरी ईमानदारी से चलना चाहिए। जो अपने संपर्क में आते हैं उनको समझाना चाहिए जितना भी है, क्योंकि एक मन भूसे की जगह 1 तोला सोने की कीमत ज़्यादा है। कम लोग हों भले ही उसको समझने वाले, लेकिन अच्छे समझेंगे तो वो उसको जिंदा रख सकेंगे। और आगे आने, अब जब हम हताश हो देंगे तब तक हमारे को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तब जब हम गांधी के रास्ते की तरफ ढूंढेंगे तो उनको कम से कम वो रास्ता बंद ना मिले। इसलिए हमें एक दीपक की तरह जलते रहे। उन्होंने तो एक उसको नारा बना दिया है कि भाई हाँ, ये हम राम को मानने वाले तो हम हिंदू हैं, हम राम के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि राम एक ऐसा कैरेक्टर है जो भारत में सब लोग जो है उस पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। उनके नाम का भुना रहे हैं वो, उनके नाम को, वो कोई राम भक्त नहीं है। आपको क्या लगता है बीजेपी का जो नारा है जय श्री राम होना चाहिए या जय सिया राम होना चाहिए? क्योंकि नारा जय सिया राम है। मैं तो ये कहती हूँ इन दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए। अपने मुद्दों पे लड़ना चाहिए, जय श्री राम के नाम से नहीं लड़ना चाहिए। राम के काम से लड़ना चाहिए, राम के नाम से नहीं लड़ना चाहिए। ये नाम को भुनाना है, उसको बदनाम करना है। तो ये थे हमारे साथ वीना हांडा जी और विजय कुमार हांडा जी, जो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के सदस्य हैं और काफ़ी दिनों से गांधी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। राम राज्य के बारे में भी बातचीत हुई थी, लेकिन राम राज्य कैसा होगा इसकी तस्वीरें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राम भी अपने राज्य में, एक बार याद है हमको, एक छोटी सी बात याद आ गई कि राम जब अपनी सेना का अवलोकन करने आते हैं, देखने आते, तो वो एक दोहा बोलते हैं, आस अपी एक न सेना माही, कुशल हाल कुशल पूछी जे ही नाही। मतलब राम के सेना में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी हाल चाल राम ने नहीं पूछा था। लेकिन वो रामराज कौन सी है और ये रामराज कौन सी है, खैर तस्वीरें हमारे सामने है। देखते रहिए दी कंटाप चैनल, हम ऐसे आप तक खबरें लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर तीनों जगह।